सही, उसका वीडियो पढ़ा हुआ होगा इससे पहले वाली क्लास का। सही, तो तुम देख लेना, तुम नहीं आए थे ना पिछली क्लास में, देख लिया था तो फिर कुछ बना के लाया है? बना के लाए हो? नहीं बना के लाए हो? खैर तो हम आगे चलते हैं। सही, तो मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। सही, अब कमांड बताओ कि प्रोजेक्ट बनता कैसे रिएक्ट में। सही, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम। सही, तो यहाँ पे लिख देता हूँ props सही, तो आज हम लोग देखेंगे props। तुम्हारा तो सब क्लियर होगा ना? रिएक्ट वगैरह क्लियर नहीं है? तुमने कहा तुम 2 हफ्ते छुट्टी किया, तो फिर भी रिएक्ट स्टार्ट किया 2 महीने हो गए, तो ये शुरू की क्लास है, शुरू की ही क्लास है। पहला टॉपिक हमने प्रॉप्स देखा था। हाँ, तो तुमने मेरे ख्याल से घर में प्रैक्टिस किया नहीं होगा, 3 हफ्ते तक खोला ही नहीं होगा। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखने का इशू नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने घर में प्रैक्टिस किया ही नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी पढ़ी हुई हैं। सही, इसमें से बहुत सारे लोगों की पढ़ी हुई, इन्होंने भी रिविजन नहीं किया था। सही, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रिएक्ट दोबारा से स्टार्ट किया था, बिल्कुल शुरू से। सही, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने डाला हुआ है। सही, तो ये तो हमारी रिएक्ट की दूसरी क्लास है रिवीजन के हिसाब से। ये बन जाए फिर हम लोग आगे चलते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। सही, ये बन जाए फिर हम आगे चलते हैं। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। इतना ज़्यादा टाइम ये लेता नहीं है जितना ये ले रहा है टाइम। सिर्फ तो रोक के दोबारा से एक बार चला के देख लेता हूँ कि कुछ और इशू तो नहीं है। कंप्यूटर स्लो हो गया काफ़ी। डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ कि ये भी रेड हुआ पड़ा है। फिर मैं दोबारा से आगे दोबारा से सेम कमांड चला लेता हूँ। सही, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप प्रॉप्स रिवीजन।
लाइट कैसे होगा? तूने सिर्फ कंसोल कराया है ना? नहीं मतलब कंसोल नहीं है, कंसोल नहीं है उसको। उसमें डेटाबेस को नीचे सबमिट कर लगाया हुआ है वो। तुमने शो कराया हुआ है? बाई डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्ट तुमने रखाया होगा तो रखा हुआ होगा। ये तो एक सिलेक्ट बाई डिफ़ॉल्ट रखाया हुआ तुमने। यस सर, वो अगर रिलोड करूँ तो डिफ़ॉल्ट में रखा है, जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो सबकी नहीं है। मैं दिखा रहा इसलिए नहीं कुछ। सर नहीं नंबर ये भी हमने इसको स्ट्रिंग कर देना क्या कुछ ही है? तो कहीं वैलिडेशन पे भी करा होगा तो ये तुमने वैलिडेशन लगाई होगी नहीं, शो नहीं कर रहा है। हमने तो उसकी बाकी थी वो कंप्लीट कर दिया। इसमें लगाया हुआ है रेटिंग रेटिंग में तुमने बताया वो रिकॉर्ड हो सही, तो ये रेटिंग्स में कौन सा रहा होगा? नहीं इसको कमिट कर देंगे सर कुछ पूछना था आपसे। हाँ ये ये सर रेटिंग्स हमने डिफाइन नहीं किया ना नीचे। बोलो। सर वहाँ आना पड़ेगा, लैपटॉप में ला सकते हैं। दिखा रहा हूँ। सही रेटिंग में रोक रहा था। सर एक मिनट आइए, एरर आ रहा है। एक मिनट लगेगा। 2 मिनट का अभी हमने गिट क्लोन किया है तो पे दिया एरर आ रहा है npm रन डेव करने पे। ब्रांच भी बना लिए, npm का लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर लिया। बीट पे बना हुआ है। वाइट और ये पावर का साइन दिखा रहा है उसका। दिखा रहा है। ये ऊपर एरर आता है तो इसका दिखाता है वाइट कॉन्फ्लिक्ट का। ये इसमें यहाँ पे तो वाइट डॉट जेएसएस का लिखा हुआ है। गलत उस पर तो नहीं खड़ा है फाइल पे? नहीं फाइल पे तो सही खड़ा है। टर्मिनल पे नहीं करते ना, उस पर कमांड पे कर लेते डायरेक्ट। यहाँ पे भी कमांड ही खुला है, यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट ही खुला हुआ है यहाँ पे। वहाँ चलाए यहाँ चलाए बात देखिए। स्टार्टिंग दैट सर्वर नोट मोडिंग में भी कोई मसला लग रहा है। लाइटनिंग CSS से इंस्टॉल किया है। दूसरे में चल रही है तो सीधा प्रोजेक्ट में लिखा होगी फिलहाल। लेकिन मेरे ख्याल से टेलमेंट से किसी एक डिपेंडेंसी भी एरर दे दे रहा है। तो इसने क्या बताया हुआ है? इसको हटा के भी चेक किया सर। लाइटनिंग CSS पे एरर दे रहा है। ये लाइटनिंग CSS क्या चीज़ है?
चल रहा है। हाँ उसमें सही चलता है। दूसरी ब्रांच बनी है उसमें सही चलता है। ये नहीं पैर वगैरह ये इंस्टॉल करने लायक अगर ये वो है डाउन के ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत सही लाइब्रेरी का टैब डिपेंडेंसीज होता है। एक वो डाउन की न्यू साइड इसका ही होगा मेरे ख्याल से फिर। ये टेलून अलग में साइड से करता होगा ना। नहीं, ये उससे आ रहा है ना, टेलमेंट से आ रहा होगा। टेलून से आ रहा होगा। टेलून को इंस्टॉल करो टेलून एक बार इंस्टॉल करके देखो। तो लाइसेंस चेक मैं तो आज डिलीट कर देता हूँ क्योंकि लाइसेंस चेक हो क्या नहीं करना। ये मैंने उससे किए वर्जन 4 है। हुआ नहीं अब तक। दोबारा डिलीट करके दोबारा कर Incoming voice call from home 3702212. वाइट है या वाइट सूट है। Incoming voice call from home. तुम लोगों के पास नहीं चल रहा। ये वाला कमांड चला है। आपका कोड डला पूरा नहीं डला। पब्लिक फोल्डर भी तो नहीं है। पब्लिक में नहीं पब्लिक में होता है। मैंने प्रोजेक्ट बनाया नहीं है काम करने के लिए। पुश करना है।
जो चीज़ इग्नोर हुई है वही होगा ना, डिट इग्नोर के साथ पुश किया था ना। कुछ चीज़ें अब हो गया मेरे पास। छुट्टी करो उसकी। 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ इसको। 2 मिनट रुको। सही, ये काम करो, जितना भी आ रहा है ना कॉपी करके ना उसमें डाल दो। क्या नाम है, गूगल पे सर्च करो तो इसका सोल्यूशन भी दे देगा। चैट जीपीटी में डाल दो या तो गूगल में डाल दो। क्या 2 मिनट रुकना है तुमको, 2 मिनट रुकना। सर ये पुल लेना है हमें ना, हो नहीं रहा। एक्सेस दे दिया तुम्हें क्या सामान को पुल कहाँ है मेरा? छोड़ो उसको। ना, तुमने यहाँ पे किया बता। सर ये सारा पुश करेंगे तो सर इनकी ब्रांच में कोड तो आएगा। मेन पे करना है, कोड डालना है, ये मेन है। तो ऐसा वाली ब्रांच में अच्छा एसएन वाली ब्रांच से मेन पे डालना है। ऐसा ने जो अकाउंट दिया था उसको खोलने का बोलता जरूर कुछ भी कर आप तो कोशिश करेंगे। पुश क्या होगा तो आना चाहिए। पुश के ओरिजिन में अपने उसका नाम लिखना है ना, ब्रांच का नाम। पहले देखो अपने ब्रांच पे काम कर रहा है, नहीं मैंने तो नहीं करता ना। सर ये वन कमेंट बिहाइंड यू लिखा। देखो यहाँ पे काम गलत है, मीन पे काम किया होगा इसने। यहाँ पे कोशिश करते हैं पुल किस तरह करेंगे। गिट पुल लिखोगे तो सारा पुल आ जाता है। बस ब्रांच का नाम, हाँ उसका कोड आ जाएगा। वो उसका नहीं उसका कुछ नहीं लिखना, उसका जब मैच करना होगा तो मेन को मैच करोगे। अच्छा हाँ मेन में जाके करेंगे तो कोड एक जगह आएगा। हाँ एक जगह मेन पे आ जाएगा फिर। तो भाइयों माजरत थोड़ा लंबा हो गया। सही है, मेरा प्रोजेक्ट बन गया। मैं इसके अंदर कैसे जाऊँगा मुझे बताओ। बताओ सही। तो मेरा प्रोजेक्ट बना है रिएक्ट वाले फोल्डर में। सही, मेरा प्रोजेक्ट बना है रिएक्ट वाले फोल्डर में। अब मुझे अपना प्रोजेक्ट अंदर ही आना है। कमांड के जरिए कैसे आते हैं बताया था, सीडी करके। सही, सीडी का फुल फॉर्म क्या है बताओ। 3 बार बता चुके हैं आज तक। चेंज डायरेक्टरी है ना। सही, डायरेक्टरी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। सही, किस में चेंज कर रहे हैं, किस में जाना है हमें। रिएक्ट में तो है, हमने प्रोजेक्ट बनाया, किस नाम बनाया। सही, प्रॉक्स डिवीजन में गया। सही, अब मुझे इसमें वीएस कोड खोलना है तो कैसे खोलूंगा। सही, कोड मतलब वीएस कोड खोलने के लिए एक कमांड है। सही, किसमें खोलना है उसके बाद हम लोग स्पेस देके बता रहे हैं कि किसमें खोलना है। सही, डॉट मतलब एक करंट डायरेक्टरी में खोलना है, जिसमें खड़ा हूँ उसी फोल्डर पे वीएस कोड खोल दो। सही, अब मेरा प्रोजेक्ट ये खुल गया। सही, अब मैं इसको रन कैसे करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है प्रॉक्स रिवीजन। सही, npm स्टार्ट लिख दिया।
सही वीडियो प्ले हो गया। सही, अब ये कोड कहाँ से आ रहा है? अब देखो हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर में होता है क्या है। सही सही बनाया रीडमी फाइल होता है। सही, किसी फाइल किसी काम का होता नहीं है डेवलपमेंट के हवाले से। सही, ये गाइस तुम गिटहब में पुश करोगे तो नीचे पूरा कोड लिखा हुआ रहता है। सही, अगर तुम गिटहब पे पुश करोगे तो तुम्हारे पास ये नीचे कोड लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है ना, रीडमी की फाइल यहाँ पे आ जाती है गिटहब पे, रिपोजिटरी के नीचे आ जाती है। सही, उसके बाद क्या अगला हमारे पास package.json। सही, अब package.json में हमारे पास सारी चीज़ें होती है, डिपेंडेंसी होती है, कौन कौन से लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंस्टॉल है, कौन से कमांड से क्या होती है। स्टार्ट के कमांड से चल रहा है, बिल्ड के कमांड से बिल्ड बन रहा है। सही, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती है। सही, अगर मैं कुछ भी इंस्टॉल करूँ, कहीं कोई भी नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँ तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा। सही, उसके बाद चल रहेगा हमारे पास package.log.json। सही, एक तो package.json है जिसमें डिपेंडेंसी वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद package.log.json है। सही, अब इसमें क्या package.log.json में सही हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की कुछ थी। सही, अब लाइब्रेरी बैकग्राउंड पे कुछ लाइब्रेरी यूज़ कर रही होती है। सही, मतलब कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, जो भी लाइब्रेरी हमारे उसका डिपेंडेंसी यहाँ पे आ गया, डिपेंडेंसी उसका नाम आ गया। सही, अब वो लाइब्रेरी कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रही है, सही उसकी डिपेंडेंसी package.log.json में आ जाए। सही, कौन सा वर्जन, कितना वर्जन, हाँ सही, कोई भी तुम चीज़ इंस्टॉल करोगे यहाँ पे नाम आ जाएगा, तो बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ इंस्टॉल कर रहा हो सारा package.log.json निकल जाएगा। क्या डिलीट हो जाए तो सही, ये दोनों डिलीट नहीं करना कभी। सही, ये दोनों डिलीट नहीं होता है। सही, ये दोनों डिलीट करना भी नहीं। क्या कह रहे हो? ये खुद ब खुद हो जाएगा, तुम कमांड चलाओगे इंस्टॉल वाला खुद ब खुद हो जाएगा। इन चीज़ों को छेड़ना नहीं होता है, ये चीज़ें खुद ब खुद चल रही होती हैं। सही, तुम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम लिखा आ जाएगा। सही, मैं करके दिखा देता हूँ एक। सही, मैं एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ npm। सही, npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर। सही, नोड पैकेज मैनेजर। सही, जैसे हमारे पास प्ले स्टोर होता है, ऐप स्टोर होता है, ऐसी उसी तरह एक स्टोर है। सही, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी पहले से। सही, उसमें हमें इंस्टॉल करना है, तो मैंने लिखा npm। सही, आई को इंस्टॉल लिखूँ, बाद लिखिए। सही है, इंस्टॉल लिखूँ या आई सिर्फ लिखूँ, बात एक ही है। सही, आई शॉर्ट फॉर्म इंस्टॉल का। सही, npm इंस्टॉल लिखा। अब मुझे जो चीज़ भी इंस्टॉल करना है, फर्स्ट कर लो, मुझे Axios एक लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी है, तो मैंने लिख दिया npm i Axios। जो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, जो यहाँ पे Axios ऐड हो गया। सही, ये खुद ब खुद होगा, सारी चीज़ें खुद ब खुद होंगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गया होगा। सही, अगर ये कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा हो डिपेंडेंसी तो इसमें आ जाएगा। ये बहुत बड़ी फाइल होती है, ढूंढना पड़ेगा। सही, तो यहाँ पर लिख लिया। सही बताया मैं कि वर्जन कौन सा है, 1.7.9। सही, तो सारी डिटेल्स होती है, फॉर्म डाटा और ये जो डिपेंडेंसी हमने कौन सा इंस्टॉल किया, Axios। अभी बता रहे कि Axios के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, फॉलो डायरेक्ट्स, फॉर्म डाटा, प्रॉक्सी फ्रॉम env, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से। सही, ये डिपेंडेंसीज का डिपेंडेंसीज होता है इसके अंदर। सही, उसके बाद अगला हमारे पास git ignore। सही, git ignore मैंने तुम लोगों को बताया पहले, सही बताया और तुम लोगों को याद नहीं होगा। सही, खैर git ignore ये कहता है कि हम जब भी कोड गिटहब में पुश कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें पुश नहीं होनी चाहिए, वो इसके अंदर बताते हैं हम लोग कि गिटहब पे पुश करते हैं क्या क्या चीज़ें गिटहब पे नहीं जानी चाहिए। सही, यहाँ पे जो बिल्ड का फोल्डर है, इसके अलावा हमारे पास नोड मॉड्यूल भी होगा। सही है, नोड मॉड्यूल्स भी है। सही, देखो ये नोड मॉड्यूल्स है। सही, अगर तुम कोई सी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, कोई सी भी लाइब्रेरी, उसका सारा कोड आता है नोड मॉड्यूल के अंदर। देखो अभी मैंने Axios इंस्टॉल किया तो Axios यहाँ पे आ चुका होगा। सही है, देखो Axios का फाइल, सही Axios का फोल्डर इसके अंदर है। सही, जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं वो नोड मॉड्यूल के अंदर आता है, यहाँ पर उसका नाम आता है और उसका जितना भी कोड है वो नोड मॉड्यूल के अंदर आता है। सही, अब हम नोड मॉड्यूल आगे भेज रही है तो फिर ये गिटहब तो आप लेंगे कैसे। सही, ये अहम सवाल हो सकता है तुम लोगों का कि अगर हम Axios इंस्टॉल कर लिया, उसका जितना ही फाइल है नोड मॉड्यूल में आया, लेकिन हमने गिटहब पे नोड मॉड्यूल पुश किया ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। नहीं ना, देखो मैं कहीं से भी कोई चीज़ यूज़ करूँ, Axios मैंने इंस्टॉल किया है, अब मैं किसी भी फाइल में यूज़ करूँ तो फाइल को गेट करता है यहीं से Axios के अंदर, मतलब कि नोड मॉड्यूल के अंदर जो Axios का फोल्डर है उसके अंदर से आता है वो फाइल। क्या होगा,
तो एरर देना चाहिए ना फिर, तो नोड मॉड्यूल में भेज रहा नहीं। सही, अब मैंने पुश कर दिया कोड, सही, अब तुमने उससे पुल लिया, तुम्हारे पास नोड मॉड्यूल आया ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? सही, अब तुम प्रोजेक्ट में चलाओगे npm इंस्टॉल, सही, सिर्फ npm i लिखोगे, उससे क्या होगा? सर पहले पैकेज मैनेजर में देखेगा, जो पैकेज मैनेजर जा रहा है ना, पैकेज मैनेजर को तो हमने वो नहीं किया ना, पैकेज.json को हमने इग्नोर नहीं किया है, देखो नोड मॉड्यूल को इग्नोर किया, पैकेज.json तो हमारे पास वैसे ही का वैसे ही है। सही, अब तुम npm इंस्टॉल चलाओगे, ये डिपेंडेंसीज में आएगा, देखिए क्या क्या चीज़ें पहले से इंस्टॉल थी, तो ये खुद ब खुद सब कुछ इंस्टॉल कर देगा, देखिए एक्सियोस इंस्टॉल था तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे नोड मॉड्यूल खुद ब खुद बन जाएगा। सही, नोड हमने यहाँ तक देख दिया नो तक, उसके बाद देखो हमारे पास नोड मॉड्यूल, हमने नोड मॉड्यूल में देख लिया कि जितनी भी डिपेंडेंसी डाउनलोड करते हैं उसका पूरा कोड नोड मॉड्यूल के अंदर आता है। सही, उसका हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है, सही, पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास फैब आइकन है। फैब आइकन क्या होता है पहले ये बताओ? फैब आइकन क्या चीज़ होता है? वो नहीं होता, तुम लाइब्रेरी बता रहे हो, लाइब्रेरी नहीं होता है। सही, फैब आइकन नहीं होता है जो यहाँ पे नजर आ रहा है लोगों, ये होता है फैब आइकन। सही, तो यहाँ पे रिएक्ट का फैब आइकन कौन सा ये वाला है? सही, तुम यहाँ पे कोड भी देखो तो फैब आइकन में अलग लोगो हुआ होगा, बता रहे हैं। सही, तो तुम चेंज करोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अगर तुम उसको चेंज कर दोगे तो। सही, तो हमारे पास एक HTML का फोल्डर index.html, उसके अलावा हमारे पास दो इमेजेस हैं जो कि यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सही, अब अगला है हमारे पास SRC का फोल्डर। सही, अब ये SRC का फोल्डर सबसे मेन फोल्डर होता है, सही, जिसमें हम लोग काम करते हैं, SRC का ही फोल्डर होता है। अभी हमने देखा कि हम लोग नहीं इसको छेड़ते हैं, नहीं इसको छेड़ते हैं, नहीं इसको चेंज करते हैं, नहीं इसमें चेंजेस करते हैं, नहीं ऊपर में चेंजेस करते हैं। सही, हम जो चेंजेस करेंगे वो SRC में करेंगे, सही, जो भी चेंजेस करेंगे SRC में करेंगे। अब देखो SRC के अंदर कितने फाइल हैं, अच्छे खासे फाइल हैं, इसमें तो एक ही हमारे पास index.js, हमने देखा था index.html, वो क्या होता था? मेन फाइल होता था। इसी तरह इसमें index.js मेन फाइल है, सबसे पहले चलेगा यही, सही, सबसे पहले चलेगा यही। सही, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने से पहले देखा था कि पिछली क्लास में देखा था root.render से स्क्रीन पे शो हो रहा है। सही, स्क्रीन पर हमने शो क्या कराया हुआ है? ऐप को करवाया हुआ है। सही, ऐप देखो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? ./app से। सही, ./app कहाँ है हमारे यहाँ? सही, मतलब ./ मतलब इसी रिपोजिटरी पे, इसी फोल्डर पे, सही, इसी डायरेक्टरी पे, ./ मतलब इसी डायरेक्टरी पे, सही, जो app.js है। सही, तो मतलब कि ये वाले कंपोनेंट को उठा के वहाँ पे रेंडर करवा दे रहा है, ये वाले कंपोनेंट को उठा के वहाँ पे रेंडर करवा दे रहा है। इसके अंदर मतलब मैं कुछ भी कोड लिखूँ तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे रेंडर होगा ना, इसके अंदर कुछ भी लिखूँ तो वो ये तो वहीं पे जाके शो हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे रिलोड को हटा दूँ, यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ या हेलो वर्ल्ड लिख दूँ, तो मैंने लिखा हेलो, सब इसमें क्या हो गया? यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा गया। सही, ये सारा कोड बाय डिफॉल्ट इन्होंने लिख के दिया हुआ था हमें, सही, बाय डिफॉल्ट जितना भी कोड है इन्होंने लिख के दिया हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सही, पूरे कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सही, यहाँ से खाली हो गया ये। सही, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ यहाँ भी शो होने लगेगा, यहाँ तक क्लियर लिखूँ क्योंकि ये वाला कंपोनेंट कहाँ रेंडर हो रहा है? index.js में मेन फाइल कौन सी होती है? index.js होता है। सही, अब मैं अलग कंपोनेंट बना के उसको रेंडर करा तो यहाँ पे वो रेंडर हो जाएगा, सिंपल है। सही, एक कंपोनेंट है मेरे पास ऐप का बना हुआ है, उसका हम रेंडर करवा रहे हैं, तो इसमें रेंडर हो जा रहा है। पहले बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? तुम्हारा भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी क्लियर है, क्लियर है तुम्हारी? कोई सवाल है यहाँ तक? ये तो पूछ लो, मसला नहीं है। नहीं है, आगे चले। सही, आगे चलते हैं। सही से पिछली क्लास हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीज भी देखी थी कि हम अगर अपना कंपोनेंट बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। तुम्हें क्लियर है मुझे? सही, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं,
सही, तो यहाँ पे एरर वर्ड लिखा गया है। सही, अब एक चीज हमने पिछली क्लास में देखी थी, जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, उसमें एक चीज लिखा हुआ था कि कंपोनेंट जो होता है वो रीयूजेबल होता है, मतलब बार बार उसको यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम डाटा पास करवा सकते हैं अपने मर्जी से। सही, दो चीजें हमने देखी थी ना कि कंपोनेंट में क्या फैसिलिटी होती है, एक तो रीयूजेबल होता है कि उसको बार बार यूज कर सकें, और एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम उसके अंदर डाटा ही पास करवा सकें। सही, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। सही, मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ। सही, इसी फाइल के अंदर बना रहा हूँ। सही, अभी के लिए मैं इसी फाइल के अंदर बना रहा हूँ। मैं चाहता तो अलग से वो बनाता कंपोनेंट का फोल्डर और उसके अंदर बना सकता था। सही, पहले मैं इस फाइल के अंदर बनाता हूँ, उसके बाद कंपोनेंट का फोल्डर अलग करके देख लेंगे। सही, यहाँ मैं बना रहा हूँ एरो फंक्शन। सही, हमने देखा था कि सिंटैक्स हम लोग का ES6 में चेंज हो चुका है फंक्शन बनाने का। सही, कॉन्स्ट चाहिए फंक्शन का नाम, फिर इक्वल टू डाल के फंक्शन। सही, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट। सही, यहाँ ये क्या हो गया, कंपोनेंट होगा। सही, हमने क्या देखा, कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल होता है। सही, और एरो। सही, ये हमारा न्यू सिंटैक्स है फंक्शन बनाने का। सही, ये न्यू सिंटैक्स है फंक्शन बनाने का। सही, हमने क्या देखा, कंपोनेंट जो होता है वो प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है। सही, कंपोनेंट का क्या पहला वर्ड कैपिटल होगा, और कंपोनेंट और फंक्शन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। फंक्शन में भी हम बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब कि तुमसे कोई पूछे कि फंक्शन और कंपोनेंट में फर्क क्या हुआ, तो तुम क्या बताओगे, डिफरेंस क्या बताओगे। नहीं, फंक्शन का पहले लेटर बड़ा भी लिख दो फिर भी इशू नहीं है। इसमें भी सेम यही है, इसमें भी सेम यही है। देखो, मैं इनिशियल बार से सेम नाम से बनाऊंगा, ये एरर दे देगा। सही, देखो ये एरर दे दिया। एक नाम से मतलब एक ही बन सकता है ये भी। सही, तो फर्क क्या है फंक्शन और कंपोनेंट में। सही, हमने देखा कि कंपोनेंट होता है प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कुछ तो खुसूसियात होगा ना कि उसको हम लोग फंक्शन नहीं कंपोनेंट बोल रहे हैं। सही, तो पिछली क्लास हमने एक बात पढ़ी थी कि कंपोनेंट क्या होता है। सही, इंग्लिश का मतलब देखा था कि इंग्लिश में कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, बताओ क्या बताया था। कंपोनेंट का डेफिनेशन बता दो, इंग्लिश डेफिनेशन के कंपोनेंट होता क्या चीज़ है। उर्दू में बता दो, मसला नहीं है। नहीं, इंग्लिश क्या मतलब पूछ रहा हूँ, इंग्लिश डेफिनेशन। सही, ये तो तुम बता रहे हो कि जितनी बार यूज़ करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। सही, वो तो तुम अलग बता रहे हो। सही, इंग्लिश का डेफिनेशन पिछली क्लास में देखा था कि क्या होता है कंपोनेंट। सही, इतना अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था। सही, किसी भी बड़े मशीन का फुली फंक्शनल हिस्सा कंपोनेंट होता है। अभी तो प्रोग्रामिंग से हटिया। सही, अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ क्या होता है। सही, किसी भी बड़ी मशीन का फुली फंक्शनल हिस्सा कंपोनेंट होता है। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर समझ लो एक मशीन है। सही, इसका LCD जो है कंपोनेंट है, कीबोर्ड जो है कंपोनेंट है। मतलब कि अगर मैं LCD को निकाल के कहीं और लगा दूँ, टीवी के साथ जाकर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। सही, ये एक फुली फंक्शनल हिस्सा है इसका। सही, इसके अलावा हमने देखा था कार जो होता है, मोटर कार जो हम लोग के पास बचपन में हम लोग जिससे खेलते थे, उसका जो मोटर होता है वो भी एक कंपोनेंट होता है। सही, वो कार के अंदर का हिस्सा ही है, लेकिन वो फुली फंक्शनल अपने आप में वो एक मशीन है। सही, उसको मैं निकाल के कहीं और लगाऊं, उसका मैं पंखा बना दूं। सही, बचपन में करते थे हम लोग भाड़ा उड़ी। सही, गाड़ी टूट जाता था, उसका मोटर बाहर निकाल के कुछ भी बना देते थे। सही, तो उसका मोटर बाहर निकाला, उसका पंखा बना दिया। सही, वो गाड़ी का हिस्सा था लेकिन वो फुली फंक्शनल हिस्सा था, मतलब कि वो अपने आप में एक मशीन नहीं था। सही, तो वो एक कंपोनेंट है, मतलब किसी भी इंजन का एक ऐसा हिस्सा जो फुली फंक्शनल हो, अपने आप में फुली फंक्शनल हो, तो वो होता है हमारा कंपोनेंट। सही, इसमें भी सेम यही है। हमारी स्क्रीन में 10 चीज शो हो रही है। सही, उसमें से हर चीज एक कंपोनेंट है। सही, इसी तरह हमारे पास कंपोनेंट और फंक्शन में ये फर्क है कि कंपोनेंट वो है जो स्क्रीन पे कुछ रेंडर करवा रहा हो, स्क्रीन पे कुछ शो करवा रहा हो। सही, वो हमारा कंपोनेंट है। सही, फंक्शन हमारे स्क्रीन पे कुछ शो नहीं करवा रहा होता है। अगर हम कोई सा फंक्शन देखें
तुम लोग मेरे ख्याल से तुम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग रिएक्ट में देखा है कि हम लोग ऐड प्रोडक्ट करवा रहे हैं, मोडाल ओपन करवा रहे हैं फंक्शन के जरिए। सही, वो फंक्शन क्या है, स्क्रीन पे कुछ शो नहीं करवा रहा है, वो चीज़ों को अपडेट कर रहा है। और कंपोनेंट क्या है, स्क्रीन पे कुछ चीज़ें शो करवा रहा है, स्क्रीन पे रेंडर करवा रहा है। देखो फंक्शन जो कंपोनेंट है वो एक फंक्शन ही है, प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो स्क्रीन पे कोई चीज़ रेंडर करवा रहा है। सही, स्क्रीन पे HTML शो करवा रहा है, उसकी वजह से स्क्रीन पे HTML शो है। सही, वो हमारा कंपोनेंट है। हम आगे चलते हैं। हमने पिछली क्लास में डेफिनेशन देखा था कि फंक्शन कंपोनेंट जो है रीयूजेबल होता है और उसके अंदर हम डाटा पास करवा सकते हैं। सही, वो तो फंक्शन ही है, एक ऐसा फंक्शन जो स्क्रीन पे कोई चीज़ शो करवा रहा हो। सही, अगर जो नॉर्मल फंक्शन होता है, सही वॉइड फंक्शन जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फंक्शन, उसमें सिंगल ये होता है कि वो स्क्रीन पे कोई चीज़ रेंडर नहीं करवा रहा होता है, सही चीज़ों को अपडेट करवा रहा होता है। जैसे हमने देखा था स्टेट को हम लोग अपडेट करके मोडाल ओपन करवा रहे थे। सही, हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेट को अपडेट करवा रहे थे फंक्शन के जरिए। स्क्रीन पे रेंडर करवाता है। सही, हाँ ये समझ लो। खैर, हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया। सही, इस कंपोनेंट कैसे, इसमें P कैपिटल है। सही, अब हमें इसमें कुछ चीज़ रिटर्न करना पड़ेगा जो स्क्रीन पे शो हो। सही, तो यहाँ पे करता हूँ रिटर्न। अब तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गलती किया हुआ है कि एक बार रिटर्न कॉल कर रहे हो, उसके अंदर 4-5 डिव शो करवा रहे हो। सही, अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिव, मैं लिखूँ डिव, सही एक डिव बनाया तो एरर नहीं दे रहा। सही, एक डिव बना तो एरर नहीं दे रहा। अब मैं जब दोबारा डिव बनाऊँ तो एरर देगा। मज़ा है, वैसे नहीं दे रहा, नहीं एमटी होने की वजह से नहीं दे रहा। इसके अंदर मैं कुछ लिख दूँ, इसके अंदर मैं कुछ लिख दूँ। सही, अब हम लोग रिटर्न के बाद कोई एक चीज़ रिटर्न करवा सकते हैं। सही, रिटर्न के अंदर हम लोग सिर्फ एक चीज़ रिटर्न करवा सकते हैं। सही, मैं एक डिव रिटर्न करवा देता हूँ। सही, अब इसके अंदर मैं 100 डिव बना दूँ, इशू नहीं है इसको। सही, इसके अंदर मैं 100 डिव बना दूँ, 100 पैराग्राफ बना दूँ, इसको इशू नहीं है। बस ये बोल रहा है कि इसका सबका पेरेंट देखना चाहिए। सही, इसके अंदर मैं 100 डिव बना दूँ, इसको इशू नहीं है। सही, इसने क्या कहा कि सबका पास पेरेंट एक होना चाहिए। समझ रही है कि HTML का बॉडी है। सही, HTML का बॉडी हम लोग एक ही बार बनाते थे, उसके अंदर ही सारा कोड लिखते हैं। बस ये समझ लो कि HTML का बॉडी है। खैर, आगे चलते हैं। इसका अगला मेरे पास क्या है, सही हमने कंपोनेंट बना दिया है। सही, सेम फाइल बनाया। अब इसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ इसको। मैं यूज कैसे करूँगा बताओ? देखो, इसको मुझे शो करवाना है। सही, ऑन क्लिक में तो हम लोग कॉल कर ही नहीं सकते ना, हमें तो इसको शो करवाना है। कंपोनेंट क्या होता है, जो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। सही, कंपोनेंट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पोस्ट। सही, पोस्ट के नाम से कंपोनेंट बनाया था, ये शो हो गया। क्या कर रहा है, मतलब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम बताओ। सही, जो क्या होता है index.js में क्या शो हो रहा है, ऐप शो हो रहा है। सही, अब हम लोग ऐप में आ जाते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा है, यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है। सही, ये वाला कंपोनेंट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। सही, अब इस कंपोनेंट के अंदर में क्या शो किया कराया हुआ है, पोस्ट को कराया हुआ है। सही, हमने क्या देखा था, जिस तरह हम लोग HTML के अंदर HTML के एलिमेंट को यूज कर सकते हो, उसी तरह कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। सही, तो अब मैं ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर पोस्ट वाला कंपोनेंट शो करवा रहा हूँ। सही, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। सही, अब देखना क्या होगा, ये नाम शो जाना चाहिए, सबके हिसाब से जाना चाहिए। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई मतलब किसी का कोई सवाल के कैसे शो होना चाहिए। पोस्ट तो यहाँ पे हमने कॉल कर दिए। सही, पोस्ट का एक कंपोनेंट है तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया इसको। सही, यहाँ पे नाम शो हो गया। सही, अब टैग के अंदर यार अभी मैं समझाने के लिए कंपोनेंट, अभी हमारे CSS और HTML की क्लास की। सही, अभी हम सिर्फ रिएक्ट समझ रहे हैं कि रिएक्ट में हो रहा क्या है। सही, कंपोनेंट समझ रहे हैं अभी।
सही, तो डिफ के अंदर डायरेक्ट ये नहीं लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, सही तुम ये कह रहे हो ना। सही, इसके अंदर पी लिखे हैं, F1 लिखे हैं, H2 लिखे हैं, सही, वो तो हमारी स्टाइलिंग के ऊपर है। अभी हमारी स्टाइलिंग क्लास नहीं हो रही है, अभी हमारी हो रही है रिएक्ट की क्लास कि रिएक्ट में वर्क कैसे रहता है। बाकी स्टाइलिंग तो तुम लोगों को क्लियर ही होगा ना, CSS तो सही। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट वाले को शो करवा दिया, सही, ये समझ में आ गया, लेकिन यूजेबल कैसे हुआ। सही, तुम लोग ये सवाल हो सकता है कि ये यूजेबल कैसे हुआ। सही, इसको तो मैं एक ही बार यूज़ कर रहा हूँ। सही, इसको मैं दोबारा कॉपी कर दोबारा पेस्ट करूँगा, क्या हो जाएगा, 2 बार शो हो जाएगा। सही, इसी तरह मैं 3 बार शो कराना चाहूँ, 3 बार हो जाएगा, 4 5 6, सही, जितनी मरतबा कराना चाहूँ उतनी मरतबा शो हो जाएगा। सही, अभी हम लोग वो भी देखते हैं। सही, अभी हम लोग वो भी देखते हैं, पिछली क्लास में देख रहे हैं तो हम दोबारा देख लेंगे। सही, अब मैंने इसको 5 6 7 8 बार शो करवा दिया। सही, तो मैं कम 4 कर देता हूँ। सही, मैंने बनाया एक बार, मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा था। अगर हम सिंपल HTML में कहते तो मुझे कॉपी पेस्ट करके 10 बार 12 बार लिखना पड़ता। सही, अब मैं इसको जितनी मतलब शो करना चाहता उतनी मतलब कॉपी पेस्ट करूँगा, शो हो जाएगा। लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि हर मतलब मैं अपने ही नाम शो करवा रहा हूँ। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि हर जगह मैं अपने ही नाम शो करवा रहा हूँ। सही, अगर फर्स्ट बार मैंने यूज़र के लिए कोई एप्लीकेशन बनाया है, सही, उसमें सारे यूज़र का बारी बारी शो होगा ना। सही, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको यहीं पर बता दूँ कि इसमें क्या शो करवाना है। ये तो हो सकता है ना। हमने क्या देखा था कि हम लोग कंडीशन क्यों लगाएंगे। सही, हमने क्या देखा था कि हम लोग कंपोनेंट पे डेल्टा भी पास करवा सकते हैं। हमने क्या देखा, कंपोनेंट में हम लोग डेल्टा भी पास करवा सकते हैं। सही, अब मुझे यहाँ पे नाम बताना पड़ेगा। सही, यहाँ पे मुझे की बताना पड़ेगा, समझ लो, आर्गुमेंट बताना पड़ेगा, वहाँ पर हम पैरामीटर से कैच करेंगे, ये समझ लो। सही, अब मेरी मर्जी में यहाँ पे की कुछ भी बता सकता हूँ। सही, एक एट्रीब्यूट की तरह हम लोग की लिखते हैं इसमें, जैसे एट्रीब्यूट लिखते हैं वैसे ही इसमें की लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉप्स। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉप्स। सही, नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, तो यहाँ पे मैं नेम लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ABC लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं प्रॉप्स का नाम क्या रखूँ। सही, अब मैं नेम रखता हूँ कि समझ आने वाली चीज़ है। सही, समझ आने वाली चीज़ है। सही, मैंने यहाँ पे लिखा नेम। अब नेम में मैं 2 चीज़ भी पास करवा दूँ। सही, पहला मैं अपने नाम पास करवा देता हूँ। सही, सीधा दूसरा ले मैं तीसरा चौथा। सही, अच्छा, मैंने नेम एज अ प्रॉप पास कराया है। सही, जैसे HTML में एट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल उसी तरह सेम केस होता है HTML में एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट ऐसे होता है ना। सही, उसी तरह हम प्रॉप पास कराते हैं, बिल्कुल सेम। सही, तो नाम बताओ, क्या नाम है आगे वाले। हाँ, तो नाम क्या, माज नाम है, अमान। सिर्फ कौन सा नाम बताओ, ज़ैफा। सही, और तुम्हारे खोलने वाला उसका नाम क्या, तुम्हारा क्या नाम है, अली है, अब्दुल कादिर। सर, तो मैंने सब में अलग अलग नेम पास करवाया। जाओ तो सर से पूछना पड़ेगा तुम्हें। क्यों, कोई मसला सही लगे क्या। सही, मैंने देखो यहाँ पे चारों बारी में अलग अलग नेम पास करवाया है। सही, चारों बारी में अलग अलग नेम पास करवाया है। सही, अब मैं इसको नेम को यहाँ तक कैसे लाऊं, नेम को यहाँ तक कैसे लाऊं। हमने फंक्शन में देखा था पैरामीटर लेते थे। सही, तो इसमें क्या पैरामीटर लेंगे। सही, इसमें क्या पैरामीटर लेंगे। सही, इसमें क्या आता है, ये क्या है, क्या है ये, इसको कहते हैं क्या है। मैंने बोला था कि HTML के एट्रीब्यूट जैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं। सही, इसको हम प्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रॉप्स। सही, जरूरी नहीं मैं प्रॉप्स लिखूँ, यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। सही, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोग एट्रीब्यूट वो लेते हुए पैरामीटर लेते हुए कुछ नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने आज प्रॉप्स वैसे रखा है कि मीनिंगफुल हो, समझ में आ रहा है कि हम प्रॉप्स दे रहे हैं। सही, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स। सही, लेकिन ये ऐसे ही कहेगा। हमने देखा था कि हम लोग जब भी
रिटर्न के बाद जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, हमें कैसे लिखते हैं? सही, अब देखो जब भी हम लोग रिटर्न के बाद, सही रिटर्न के बाद, सही जो ये JSX होता है, ये जो HTML की तरह दिखता है, लेकिन ये HTML होता नहीं, क्या होता है? ये JSX होता है। सही, JSX के अंदर जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो हमें खोलना पड़ेगा वैलिड पैकेज। सही, अब जैसे करीब वैलिड खोलेंगे उसको पता चल जाएगा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सही, अब यहाँ पे मैं 1+2 लिख के दिखा देता हूँ, 1+2। सिर्फ मैंने इसको बता दिया कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अब मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पे 3 शुरू होने लगा है। सही, अगर मैं ये कर लीजिए कितनी लगाता तो क्या होता? सही, इसको क्या समझता है? एज एक्स समझता है, 1+2 ही शो करवा रहा होता है। सही, कर्ली ब्रैकेट लगाया है, इसमें इसको पता चला कि ये जावास्क्रिप्ट है। सही, ये भी क्या है बात है? इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल किसमें बनता है? जावास्क्रिप्ट में बनता है ना। सही, तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रॉप, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉप। अब प्रॉप में मुझे मिलता है पूरी एक ऑब्जेक्ट मिलता है। सही, उसके अंदर सारे प्रॉप सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे नेम है, इसके अलावा मैं इसे जरूरी नहीं मैं सिर्फ एक ही प्रॉप पास करा, सही, मैं इसके अलावा और भी प्रॉप पास करवा सकता हूँ। सही, अब मुझे प्रॉप में पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा? नेम और उसकी वैल्यू, नेम और उसकी वैल्यू। सही, तो यहाँ क्या लिखूंगा? प्रॉप डॉट नेम लिखूंगा। सही, अभी यहाँ पे शो होने लगेगा सबका नाम। सही, क्योंकि यहाँ से मैंने नेम भेजा हुआ है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? नेम। सही, अगर यहाँ से कुछ और भेजता, सही, डॉट लिख के फिर मुझे उसका नाम भेजना पड़ता है। मैं यहाँ पे कुछ और नाम रख देता हूँ, सही, यूजर नेम लिख देता हूँ, यूजर नेम। सही, अब मैं अगर ऐसे ही चलाऊँ, यहाँ पे नेम रहने दूँ और ऊपर यूजर नेम है तो क्या होगा? क्या मिलेगा? अनडिफाइंड आएगा, शो नहीं होगा, क्या होगा? सही, शो ही नहीं होगा। सही, अगर इसको हम वो करवाते हैं, यहाँ मुझे क्या मिल रहा होगा? नेम नहीं मिल रहा होगा। सही, क्या मिल रहा होगा यहाँ पे? यूजर नेम। सही, अब फिर वाईफाई होने लगेगा क्योंकि यहाँ से हमें यूजर नेम भेजा है। सही, अब जरूरी नहीं कि मैं एक ही प्रॉप भेजूँ। सही, जरूरी नहीं है कि मैं एक ही प्रॉप भेजूँ, मैं यहाँ से 100 प्रॉप भेज सकता हूँ, 200 प्रॉप भेज सकता हूँ, मैं मर्जी है। सही, कितना कम उतना प्रॉप में भेज सकता हूँ। क्या कह रहा हूँ? हाँ, जो यहाँ पे मैं प्रॉप का नाम लिखूंगा ये बिल्कुल सेम है और मुझे उसका नाम भी रखना पड़ेगा। सही, मैं सारे पहले तो क्या करता हूँ? H6 में लिख देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया H6 में। सही, ये जो भी मैंने प्रॉप में नेम लिखा था तो मैंने कर दिया H6 के अंदर। सही, अब मैं चाह रहा हूँ एक और प्रॉप पास करवाना। सही, एज नाम से एक और प्रॉप पास करवाना चाह रहा हूँ। सही, यूजर एज के नाम से मैं एक और प्रॉप पास करवा रहा हूँ, यूजर एज। सही, यूजर एज के नाम से मैंने एक और प्रॉप पास करवा दिया। सही, मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ। सही, मैं जो चीज भी लिखना शुरू कर देता हूँ। सही, 22 से लेकर 19 तक मैंने रिवर्स लिखा हुआ है। सही, अब मैं जब भी चलाऊंगा तो यहाँ मुझे एक प्रॉप में और वैल्यू मिली होगी, एक तो यूजर नेम मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा होगा? सही, मिल तो रहा है यहाँ पे लेकिन मैंने शो नहीं करवाया है। सिर्फ फॉर्मेट वेरिएबल बन गया लेकिन मैं उसको शो नहीं करवा रहा। सही, तो अब मैं क्या करना है यहाँ पे? तो शो कराने में क्या लिखूंगा? P मतलब नहीं ना। अब देखो ना, तुम कह रहे हो कि इसके आगे मैं डॉट यूजर एज लगा दूं, ऐसे नहीं होगा ना। अब देखो क्या है, इसको प्रॉप में क्या मिल रहा होगा? इसको प्रॉप में मिल रहा होगा एक ऑब्जेक्ट। सही, इसको प्रॉप में मिल रहा होगा एक ऑब्जेक्ट। सही, मैं लिखता हूँ लेट प्रॉप। सही, इसको इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। सही, अब ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वैल्यू मिल रही होगी। सही, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वैल्यू मिल रही होगी। सही, एक मिल रहा होगा यूजर नेम, इसके अगेन जो वैल्यू मैंने रखा है वो मिल रहा होगा। सही, और एक मिल रहा होगा यूजर एज।
सही तुम कह रहे हो कि मैं इसके आगे डॉट यूजर एज लगा दूँ। सही मैंने क्या बताया, प्रॉक्स डॉट यूजर नेम, इसका मैंने डॉट यूजर एज बताया है कि यूजर नेम के अंदर यूजर एज है, ऐसा है, ऐसा ही है बात। यूजर एज जो है यूजर नेम के अंदर है, अंदर नहीं है, तो मैं इसके बाद डॉट तो नहीं लगा सकता ना। मैं क्या करूँगा, ये प्रॉप डॉट यूजर एज से टारगेट होगा। सही, प्रॉप डॉट यूजर एज से टारगेट होगा। सही, मैं ये कर सकता हूँ कि इसके आगे एक और वैल्यू क्रिएट कर लूँ और यहाँ पे बता दूँ प्रॉप डॉट यूजर एज। सही, ऐसे भी शो होने लगेगा। सही, ऐसे भी शो होने लगेगा। सही, अगर मैं यहाँ 3 होता तो यहाँ ऑब्जेक्ट में कितना मिल रहा होता, 3 वैल्यू मिल रहा होता। सही, सिंपल। सही, अब मैं ये एज को 3 में शो करा देता हूँ, अभी मैं एज को 3 में शो करा देता हूँ। नेम और एज, नेम और एज। सही, अगर मुझे एक और प्रॉप भेजना होता मैं यहाँ पे एक और प्रॉप का नाम लिखता, उसकी वैल्यू लिखता, सिंपल। सही, फिर मुझे प्रॉप डॉट उसका नाम करके टारगेट कर लेना पड़ता। क्या करना चाह रहे थे यूजर नेम के अंदर? वो तो तुम पास करा दो। जैसे हमने स्टेट नहीं देखा, उन्होंने किस स्टेट में देनी है, जैसे हमने स्टेट दिखानी है। खैर बस इतना समझाना था कि यहाँ मैं जो भी नेम से भेजूंगा यहाँ मुझे उस प्रॉप्स डॉट करके मिल जाएगा। सही, जो भी यहाँ भेजूंगा यहाँ मुझे मिल जाएगा। सही, यूजर यूजेबल, देखो मैंने एक कंपोनेंट सिर्फ एक बनाया है, सही, उसको बार बार यूज करता हूँ। सही, कंपोनेंट यूजेबल होती है, हमने देखा था। सही, उसमें डाटा पास करवा सकते हैं, हमने यहाँ से डाटा पास करवा के भी देख लिया। सही, जहाँ तक सबको क्लियर है, पहले ये बताओ, किसी को सवाल है? किसी को सवाल है? किसी का भी नहीं है? आगे चले। हाँ सही, याद है, मैं एक और की बढ़ा दूँ। फर्स्ट क्लास मैंने बना दिया, बढ़ा दिया रोल नंबर 1 2 3। एक प्रॉप बढ़ाया है रोल नंबर के नाम से। अब मैं आप इसको एक्सेस कैसे करूंगा? बताओ, किसी में रख सकता हूँ मैं भी डायरेक्ट करें या किसी एक और फोल्डर बना के? सही, फोल्डर बना के करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं वही बता रहा हूँ। सही, अभी मैंने सिर्फ एक फोल्डर में मैंने रखा है कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो कि ये ऊपर नीचे से क्या आ रहा है, आमने सामने से आ रहा है। नहीं, वो तो अब ये तुम्हारे डिजाइन के ऊपर है, ये तुम्हारे डिजाइन के ऊपर है, तुम डिजाइन कैसे करना चाह रहे हो। देखो ना, अब एक यूजर के लिए ये पूरा एक अलग से कंपोनेंट बन रहा है। ये कंपोनेंट जो एक यूजर के लिए अलग से बन रहा है, ये दूसरे यूजर के लिए कंपोनेंट अलग से बन रहा है। समझ लो, अगर मैं एक क्वीन बना दूँ या एक एच बना दूँ, सही, समझ लो यहाँ पे एक वो बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है HTML का, ये समझ लो। सही, अगर मैं 6 H6 बनाऊँ तो 6 का अलग अलग डाटा होगा। सही, वो मेरी मर्जी के ऊपर मैं 6 का डाटा क्या रखना चाह रहा हूँ। सही, अब ये रीयूजेबल है, ये कंपोनेंट बार बार यूज हो रहा है। जैसे H6 बार बार यूज होता है, पैराग्राफ बार बार यूज होता है, सीधा ये कंपोनेंट बार बार यूज हो रहा है। कंपोनेंट एक बार बना है या वो हर यूजर का अलग-अलग? वो ना एक ही बार बनाओगे ना, कंपोनेंट तो एक ही बार बनाओगे। उसी में फिर वो यूजर के डेटा सेट। हाँ सही, अब जो तुम यहाँ से डाटा भेज रहे हो, सही, तुम यहाँ से डाटा भेज रहे हो, मजा आ रहा है? सही, और तुम यहाँ पे शो करवा रहे हो कि तुम कॉल करते हो, तुम डाटा बता दो कि उसमें शो क्या करवाना है। बस तुम ये कर लो कि कंपोनेंट के अंदर शो क्या करवाना, तुम कॉल करते हो बता रहे हो। सही, अभी मैंने इसको सेम फाइल के साइज रखा था कि कंफ्यूजन नहीं हो। सही, कि कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ से पास करने और मैं दूसरे फाइल में देखने जाऊँ कि वहाँ से कैच कर रहा हूँ। सही, अभी मैंने एक फाइल के साइज बनाया था, 2 कंपोनेंट की कंफ्यूजन नहीं हो। सही, अभी यहाँ से मैंने यूजर नेम, यूजर एज और रोल नंबर भेजा हुआ है। यहाँ पे टारगेट किसको किया हुआ है? यूजर नेम और यूजर एज को किया हुआ है, रोल नंबर को नहीं किया हुआ है। अब मैं रोल नंबर को कैसे एक्सेस करूँगा? मुझे स्पैन के अंदर रोल नंबर शो करवाना है।
सही प्रॉप डॉट रोल नंबर, सिंपल, तो रोल नंबर मैसेज हो जाएगा। सही है। बाकी तुम्हारे ऊपर स्टाइलिंग कैसे करना हो तुम्हारे ऊपर है, कैसे तुमने स्टाइलिंग करना चाह रहे हो तुम्हारे ऊपर है। सही। अब देखो इसमें कौन सा CSS इंपोर्ट हुआ है। सही, देखो कोई सा भी तुम अपना CSS भी बना सकते हो। सही, तुम अपना CSS भी बना सकते हो। इसमें देखो कोई सा CSS इंपोर्ट हुआ है, import.app.css। देखो बता रहे क्या करंट डायरेक्टरी पे app.css वो इंपोर्ट कर लो, ये app.css। तो इसमें जाओ तो इसमें स्टाइलिंग पहले से काफी सारी हुई है। कौन सी क्लास में हुआ है, डॉट ऐप, मतलब कि एक क्लास है ऐप के नाम से, उसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ है। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, देखो यहाँ पे ऐप नाम से क्लास है, तो इसको टेक्स्ट अलाइन से सेंटर किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से क्लास हटा दूँ तो देखो ये जो बीच में आ रहा है ना, ये बीच में नहीं आएगा। सही, कोने में आ गया। सही, हम लोग नॉर्मल HTML में क्या नाम देते थे, क्लास नाम देते थे। इसमें क्या देते हैं, क्लास नेम। सही, अब इसमें क्लास नेम क्यों देते हैं। सही, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि हम लोग जब HTML में क्लास देते हैं तो इसमें हम लोग क्लास नेम क्यों देते हैं। हाँ, इसमें हम लोग क्लास नेम दे देते हैं। डिफॉल्ट फीचर नहीं है ना, मतलब कोई तो रीज़न होगा ना कि जब इन्होंने बिल्कुल जैसे बिल्कुल सेम HTML की तरह बना दिया, div बना दिया, क्लोजिंग टैग बना दिया, बिल्कुल सेम HTML कैसे बनाया। सही, आईडी भी सेम बनाया है, बिल्कुल आईडी वाई सेम सीन है कि आईडी लिखोगे तो आईडी भी वैसे ही लेगा। सही, इन सिर्फ क्लास क्यों लगे। सही, डिफरेंस रखना, सब चीज में डिफरेंस रख देता है। सही, ये हमने क्या देखा था, जब भी कंपाइल होता है पीछे जावास्क्रिप्ट बनता है इसका। सही, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके। सही सही, अब तुम देखो कि जावास्क्रिप्ट में क्लास करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, क्लास नेम करके प्रॉपर्टी होती है। सही, किसी का भी अगर तुम्हें क्लास नेम फाइंड करना है, क्लास में क्या नाम रखा है उसने, क्लास क्या रखा है, तो तुम डिफ को टारगेट करोगे, उसके बाद डॉट क्लास नेम करोगे। सही, तो उसमें क्लास नेम का होता है, क्लास का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इन्होंने क्लास नेम रखा हुआ है कि कंपाइल होते हुए क्लास नेम ही है। खैर, अब हमने कंपोनेंट जो है दूसरा वाला कंपोनेंट पोस्ट वाला, ये इसी फाइल के अंदर बनाया था। अब मुझे इसको दूसरी जगह लेके जाना है कि मैं इसको दूसरे फाइल पे ले जाऊँ। सही, अगर मैं एक चीज़ बनाऊँ, फर्स्ट कर लो, तुमने बहुत सारी दराज की वेबसाइट देखी होगी, उसमें सारे पेजेस में एक ही जैसा कार्ड होता है, बिल्कुल सेम एक जैसा कार्ड होता है। जो कार्ड होता है प्रोडक्ट का कार्ड, वो सब पेज में एक ही जैसा होता है। सही, अगर मैं इस पोस्ट कंपोनेंट को सिर्फ यहाँ बनाऊँ तो मैं सिर्फ इसी फाइल में यूज कर सकता हूँ। सही, एक्सपोर्ट करेंगे तो सही, लेकिन अभी मैं भी मेहनत क्या है कि मैं सिर्फ इसी में यूज कर सकता हूँ। सही, अगर मैं किसी और कंपोनेंट में यूज करना चाहूँ, किसी और फाइल में यूज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक अलग फाइल में रखना पड़ेगा। सही, अभी ये समझ लो क्या एग्जाम्पल दूंगा। बस कर लो, पाकिस्तान में कोई सामान बन रहा है, ये कंपोनेंट ये कोई सामान बनाया मैंने, सही, और उसको पाकिस्तान में यूज़ करना है, तो मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इसको। सही, मैं यहीं पर यूज़ कर ले रहा हूँ। और बस कर लो कि और बाहर बन रहा है। सही, तो मैं यहाँ पे एक SRC के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट के नाम से। सही, हमने क्या देखा, जितना भी काम करेंगे SRC के अंदर करेंगे। सही, कंपोनेंट के अंदर आया है और यहाँ पर लिखा पोस्ट डॉट JSX। सही, और इसको मैंने यहाँ से कट करके, सही, मैंने इसको यहाँ से किया कट और यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। सही, इसको मैंने कट करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या इशू आएगा, इसको पोस्ट क्या मिलेगा। सही, पोस्ट तो मिलेगा, तो क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट नहीं मिला, पोस्ट जो डिफाइन ही नहीं हुआ है, पोस्ट का कंपोनेंट और डिफाइन नहीं हुआ। पहले इसके अंदर बना था, डिफाइन करने का जरूरत नहीं था, डिफाइन नहीं हुआ था। अब यहाँ से यहाँ आना है, बस करो, पहले पाकिस्तान बना था तो यहीं पर यूज कर ले रहा था, अभी बन रहा है बाहर, अब इसको पाकिस्तान बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही, जहाँ पर बन रहा है वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, अब किस क्षेत्र में लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मुल्क अगर एक्सपोर्ट कर रहा हो तो जब भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो मुल्क एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो हम लोग
इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। अगर उसने एक्सपोर्ट किया ही नहीं कोई सामान, बस अगर वो असला एक्सपोर्ट कर ही रहा नहीं, बोला असला एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सही, अब मुझे इंपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जब भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं आज करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। सही, हमें क्या एक्सपोर्ट करना है? पोस्ट को करना है ना। सही, तो पोस्ट करने का एक्सपोर्ट सिर्फ 2 मिनट। सही, पोस्ट मैंने यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट। सही, अब उन्होंने वहां से एक्सपोर्ट करवा दिया, अब मुझे इंपोर्ट करना है। सही, तो मैं यहाँ पे आऊँगा जहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है। सही, जहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है सामान को। सही, यहाँ पे आऊँगा और बताऊँगा इंपोर्ट पोस्ट। सही, तो ये सजेशन दे रहा था, मैंने यहाँ सजेशन को ही मैं दबाया कि तुम्हें बता दूंगी कहाँ से कर रहा है। नहीं, JSX में HTML का सजेशन देता है। हाँ, सही, इंपोर्ट का सजेशन तो सब में देता है। सही, अगर तुम फॉर्मेट JSX कर दोगे तो HTML का सजेशन दे रहा होगा, तुम PK डालोगे तो ऑटोमेटिक PK टैग बना देगा, लेकिन अभी मैं ऐसा करूँगा तो नहीं बनाएगा। सही, मैंने बताया कि पोस्ट को इंपोर्ट करो, कहाँ से करो? फ्रॉम, कहाँ बता हमारे पास? नहीं ना, पोस्ट में ही बनाओ ना। देखो कंपोनेंट के अंदर पोस्ट डॉट JSX है, देखो ना, ये तो कंपोनेंट है ना। सही, ऑप्शन तो पहले भी दे रहा था। सही, ऑप्शन तो यहाँ मैं लिखूँ तो पहले भी ऑप्शन दे रहा था, बताऊँगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही, तुम यहाँ से ये भी नहीं करोगे फिर भी सजेशन देगा। तुम यहाँ पे आओगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे तो ऑप्शन दे रहा होगा, इसमें तुम मिल का ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सजेशन का इशू नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्क कैसे करता है। सही, वहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना है। पहले मैं इंपोर्ट पोस्ट। सही, कहाँ से करना है? फ्रॉम ./कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का फोल्डर है। ./ मतलब करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी कौन सा है? ये करंट डायरेक्टरी वाला है, ये सब इसका सिबलिंग है। सही, तो ./ मतलब कि ये करंट वाले पे। सही, करंट पे कौन सा है? कंपोनेंट है, फिर कंपोनेंट के अंदर वो है ना, मैंने बताया कंपोनेंट, इसका स्लैश डाल के कंपोनेंट के अंदर जो पोस्ट डॉट JSX है वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लो। सही, अब देखो ये बिल्कुल सही चल रहा है। सही, तो तूने यहाँ से कोई एक्सपोर्ट नहीं किया होगा। सही, क्लास को यहीं तक रहने दे रहे हैं। सही, क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में देखते हैं।